हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम आज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का थर्ड पार्ट देखते हैं। और ये थर्ड पार्ट जो है वो है द नाजी वर्ल्ड व्यू, यानी कि नाजीवाद जो है उसकी विचारधारा क्या थी, या नाजी लोगों की विचारधारा क्या थी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। The crimes that Nazis committed were linked to the system of belief and a set of practices. नाजी लोगों ने जितनी क्राइम की थी, जो गलतियां की थी, जो क्रूरता की थी, वो जो था वो उनके एक सिस्टम, जो एक विश्वास का सिस्टम होता है ना। जैसे हम किसी न किसी सिस्टम को मानते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदू विचारधारा को मानते हैं। उसी तरह से अलग अलग धर्म के लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो नाजी लोगों ने का जो ये जितनी क्राइम उन्होंने की थी ना, वो इनके एक बिलीफ और उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर निर्भर थी। कैसे, आगे देखिए, आगे मैं समझाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। अब नाजी लोगों की जो आइडियोलॉजी थी ना, आदर्श जो था, वो बिल्कुल ही हिटलर की जो विचारधारा थी उसके अनुसार था। यानी हिटलर जैसा सोचता था वैसे ही नाजी लोग करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। सबसे पहली जो सोच हिटलर की थी वो थी कि सभी लोग समान नहीं हैं, मतलब इक्वल नहीं हैं, सभी लोग इक्वल नहीं हैं इस धरती पर, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। और इस धरती पर अगर हायरार्की बनी हुई है, जैसे एक हर लेवल सीढ़ी की तरह, हर स्टेप की तरह, है ना, हायरार्की बनी हुई है। तो उनका मानना था कि हायरार्की बनी हुई है, क्योंकि जब हायरार्की बनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि इक्वल नहीं होगा कोई भी, है ना। आपने जब लेवल बना रखा है, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी में एक एक सीढ़ी ऊंची चली जाती है, सीढ़ियाँ नीची नीची होती हैं, कुछ सीढ़ियाँ नीची होती हैं, कुछ ऊंची होती हैं। तो उसी तरह से क्या है, उनका मानना था कि हायरार्की बनी हुई है, यानी कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं। हमारे यहाँ भी आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, जानते होंगे कि हमारे यहाँ भी पहले पुराने ज़माने में एक ये बना हुआ था, हायरार्की बनी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की, है ना। उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता था और जो शूद्र होते थे उनको सबसे नीचे माना जाता था, है ना। तो ये हायरार्की, इसको हायरार्की कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, उसके बाद क्षत्रिय, उस राजपूत लोग जो होते हैं वो, उसके बाद वैश्य यानी बनिया, और फिर शूद्र यानी सबसे जो सफाई करते हैं वो लोग। तो ये हायरार्की है। तो उसी तरह से नाजी लोग मानते थे कि ये दुनिया है ना, सभी लोग समान नहीं हो सकते, क्योंकि हायरार्की बनी हुई है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। In this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top. अभी मैंने बताया ना आपको कि हमारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं। तो हिटलर क्या सोचता था? हिटलर सोचता था कि जो लोग भूरे बाल वाले या गोल्डन कलर के बाल जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों के होते हैं, यूरोपियन लोगों के, और आंखें नीली होती हैं, और उनकी ब्रीड क्या है? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। तो उसका मानना था हिटलर का कि ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं ना, इस हायरार्की में सबसे ऊंचा होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ जो हायरार्की बनी है उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता है। उसी तरह से हिटलर का मानना था कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो हैं वो सबसे ऊंचे हैं। वाइल ज्यूज़ आर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। और इसमें ज्यूज़ जो होते हैं, पारसी, वो क्या होते हैं? वो सबसे नीचे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ शूद्र को माना जाता है सबसे नीचा, उसी तरह से वो मानते थे कि ज्यूज़ सबसे नीचा होते हैं। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस। और इनको कहा गया, इसलिए उनको कहा गया कि ये एंटी रेस है, रेस के खिलाफ हैं। आर्च एनिमी ऑफ द आर्यन। और इनको आर्यन लोगों का, मैंने बताया था ना कि नॉर्डिक जर्मन आर्यन मानता था, आर्यन को सबसे हाईएस्ट मानता था हिटलर। तो कहता था कि आर्यन लोगों के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं, यानी ज्यूज जो हैं वो आर्यन लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं।
All other colored people were placed in between depending upon their external features. और बाकी लोग, बाकी जो है जूस तो सबसे नीचे हो गए और नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे ऊपर हो गए, और बीच की जो जगह है इसमें और दूसरे कलर्ड लोग आ जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, ब्राउन है हम लोग का स्किन। तो इस तरह से क्या है, और इसके बीच में आते हैं, और बहुत कुछ उनके फीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। Hitler's racism borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer। और जो हिटलर की रेसिज्म वाली जो विचारधारा थी वो क्या थी, वो उसने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर इनके सिद्धांतों, इन थिंकर्स के अकॉर्डिंग बनाई थी। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से जातिवाद के ऊपर निर्भर थी। और इसका हिटलर का जो जातिवाद का सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों का नाम आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, इनके थिंकिंग के ऊपर निर्भर थी। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट, जैसे डार्विन जो थे नेचुरल साइंटिस्ट थे, हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। और जो डार्विन का सिद्धांत था वो क्या था कि हर जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो इवोल्यूशन, यानी उनकी जो उत्पत्ति हुई है और उनका कॉन्सेप्ट जो था इसका डार्विन का, वो था उत्पत्ति का, कि कैसे इस धरती पर जीव जंतुओं का जन्म हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक रूप से चुनाव हो जाता है कि किसको इस धरती पर जिंदा रहना। आप देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो बहुत छोटे पौधे ही मर जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं में भी आपने देखा होगा कि बच्चे का जन्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इसको नेचुरल सिलेक्शन की कैटेगरी में रखा गया कि प्रकृति जो है जिसको एक्सेप्ट कर लेती है वो जीवित रहता है, जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है वो मर जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यही बात हर्बर्ट स्पेंसर ने कही थी कि वही इस धरती पर जिंदा रह पाता है जो कि बिल्कुल फिट होता है। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to the changing climatic condition। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि वही स्पीसीज इस धरती पर जीवित रह पाते हैं जो कि अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन यानी जो पर्यावरण है उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, वही जिंदा रह पाते हैं। और जो नहीं ढाल पाते, वो चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का बच्चा हो, वो जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा उस समय हिटलर का सोचना था। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought and was purely natural process of selection। लेकिन आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि डार्विन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना, कि ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। जैसे किसी जो कि प्राकृतिक रूप से किसी की मृत्यु हो जाती है वो अलग बात है। इंसान को ये नहीं कहा गया कि वो फिट नहीं है तो उसको तुम जान से मार डालो, ऐसा नहीं कहा गया। डार्विन ने हमेशा प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति कमज़ोर रहेगा वो मर जाएगा, जो हेल्दी रहेगा वो जिंदा रहेगा, चाहे वो जीव जंतु है पेड़ पौधे। डार्विन का ये कहना था, लेकिन हिटलर ने उसको अदरवाइज ले लिया, है ना, उसने अपना सिद्धांत बना लिया। अभी देखिए आगे हम लोग वो चीज़ भी देखेंगे। What he thought was purely natural process of selection। डार्विन का तो कहना था कि प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति फिट रहेगा वो जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों। However, his idea were used by racist thinker। लेकिन जो जातिवादी लोग थे ना, उसके आइडिया को उन्होंने अपने तरीके से ढाल लिया। Politicians to justify imperial rule over conquered people। और ये कहा कि ये राजनीतिक लोग जो हैं वो और राजा का जो शासन चलता है, राजा जिन लोगों को जीत लिया, अब राजा की मर्जी है कि किसको वो कैसे रखे। ये सिद्धांत इन्होंने अपना बना लिया। डार्विन के सिद्धांत को तोड़ मड़ोड़ कर अपने हिसाब से इन्होंने इसको कर लिया।
द नाजीज आर्गूमेंट वर सिंपल, और नाजी लोगों ने जो आर्गूमेंट दिया वो बहुत सिंपल था. द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, जो सबसे ताकतवर रेस होगी वही जीवित रहेगी. एंड वीक वंस वुड पेरिस, और जो कमज़ोर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे. द आर्यंस रेस वॉज फाइनेस्ट, आर्यन रेस जो है सबसे अच्छा है. इट हैड टू रिटेन द प्योरिटी, और उसको अपनी प्योरिटी कायम रखनी चाहिए. यानी कि आर्यन का विवाह आर्यन लोगों के साथ ही होना चाहिए, दूसरे किसी जाति से नहीं होना चाहिए. बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और धीरे धीरे करके ये आर्यन प्रजाति जो है वो ताकतवर बनेगी और पूरी दुनिया पर काबू करेगी, तो पूरी दुनिया को काबू में कर लेगी. The other aspect of Hitler's ideology related to geographical concept of Lebensraum और लिविंग स्पेस. एक दूसरा और भी आइडियोलॉजी हिटलर का क्या था. एक तो पहला आइडियोलॉजी ये था कि भाई जो सबसे हाईएस्ट रेस है उसी को ज़िंदा रहने का हक है, बाकी सबको जिंदा रहने की आवश्यकता इस धरती पर नहीं है. दूसरा क्या था कि जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट का था कि भाई जो हेल्दी है, जो सबसे अच्छी प्रजाति है, उसको रहने के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस मिलना चाहिए. He believed that new territories had to be acquired for settlement, और उसका मानना था कि बड़ी और नई टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पर इनको बसाया जा सके, यानी कि जो हेल्दी आर्यन लोग हैं उनको वहाँ पर बसाया जा सके. दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, इससे क्या होगा, मातृभूमि की ज़मीन बढ़ जाएगी, यानी जर्मनी की जो धरती है वो और बड़ी हो जाएगी, अगल बगल के देश को कब्जा में कर लेंगे तो. वाइल इनेबलिंग द सेटलर ऑफ द न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, और इसके अलावा क्या है कि जो बसेंगे जाकर, ऐसा नहीं है कि वो अपनी धरती को छोड़ देंगे, उनके साथ भी उनका रिलेशन रहेगा जहाँ उनका जन्म हुआ है. इट कुड ऑल्सो एनहांस द मटेरियल रिसोर्स, और दूसरे देशों को कब्जा करेंगे तो स्वाभाविक है रिसोर्सेज बढ़ जाएगी उनकी. पावर ऑफ जर्मन नेशन, और इसके साथ साथ पावर भी जर्मनी का बढ़ जाएगा. हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड, तो हिटलर ने यह तय किया कि वो पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा और जर्मनी की जो बाउंड्री है इसको और बड़ा बनाएगा. टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस, और जो जर्मन हैं अभी तो जियोग्राफिकल तरीके से कहे जो भूभाग है उनका वो एक ही जगह पर हैं. पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटेशन, और जो ये दिमाग में हिटलर के चल रहा था कि पूर्व की तरफ बढ़ेंगे और अपना जियोग्राफिकल एरिया बढ़ाएंगे, तो उसका पहला निशाना जो था वो पोलैंड बना, है ना. वहीं पर उसने सोचा कि ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हिटलर ने एक रेशियल स्टेट की स्थापना की. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें, जान सकें. और अपने कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है ना जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.